Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed our chapter Delegation of Authority and its elements. Today we discuss the next topic of Delegation of Authority. Delegation of Authority. Its next topic is Can accountability be delegated? क्या accountability को delegate किया जा सकता है? इसे हम हिंदी में कहेंगे कि क्या उत्तरदायिता को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है नो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को भी हम हस्तांतरित कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कर सकते हैं, बट हम उत्तरदायिता को हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसे हम जस्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ए नाम का टीचर है, बी और सी दो बच्चे हैं। ए टीचर ने अगर बी बच्चे को कोई काम दिया, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उससे रिलेटेड उसे अथॉरिटी भी दी, लेकिन बी ने, जो बी स्टूडेंट है, उसने उस काम को सी स्टूडेंट को आगे शिफ्ट कर दिया। तो जब टीचर ए के द्वारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम उसको दिया गया था बी को, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, बी या सी? तो उसके लिए बी ही अकाउंटेबल होगा, सी अकाउंटेबल नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ही not accountable to his senior officer for the work performance of his subordinate once he has delegated authority. A senior officer can directly hold the later subordinate accountable. No, because authority can be delegated, not the accountability. कि अगर किसी सीनियर ऑफिसर ने अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी है, तो वो सबऑर्डिनेट ही अपने सीनियर ऑफिसर के लिए अकाउंटेबल होगा। अगर उस सबऑर्डिनेट के द्वारा वो काम किसी थर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया गया है, तो वो पर्सन उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हम अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हैं, बट हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। देखो, हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया क्या था कि जब भी किसी टॉप लेवल के पर्सन का काम बहुत अधिक हो जाता है, बिजनेस का काम बहुत एक्सपेंडेड हो जाता है, तो उस पूरे काम को उस ऑफिसर के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता। तो वो क्या करता है, अपनी कुछ अथॉरिटी को अपने नीचे वाले पर्सन को डेलीगेट कर देता है, ताकि उसका काम कम हो जाए और टॉप लेवल का पर्सन इंपॉर्टेंट काम की तरफ ही ध्यान दे सके। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहला बेनिफिट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। पहले तो बात आती है कि इफेक्टिवनेस होती क्या है। सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। देखो, जब हमारे मैनेजर ने किसी अथॉरिटी को थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर दिया, तो डेलीगेट करने से क्या होगा, हमारे जो टॉप लेवल के पर्सन है उसका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो केवल अपने बेटर डिसीजन की तरफ ही ध्यान देगा। और जिस पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है वो शायद बहुत स्किल हो उसके अंदर, तो उसको हम उसकी स्किल का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इससे हमारी मैनेजरल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड इज द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मेंटल ग्रोथ ऑफ पर्सन टेक प्लेस ओनली व्हेन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। देखो, किसी भी पर्सन की ग्रोथ तभी होती है अगर हम उसे किसी काम को करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जब हम उसे डिफरेंट सिचुएशन में काम करने की अथॉरिटी देंगे, तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बियर कर सकते हैं। थर्ड इज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब हम किसी अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उससे रिलेटेड
अथॉरिटी दे रहे हैं तो उस एम्प्लॉय का जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो इनिशिएटिवनेस है, जो उसकी पहल क्षमता है, वो सब विकसित हो जाएगी और उसके अंदर मोटिवेशन होगी कि वो और भी अच्छा काम कर सकता है, वो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में भी काम कर सकता है जिससे उसका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। Fourth is the facilitation of growth. Delegation of authority does not only develop only one person, but facilitate the development of organization as a whole. कि हम जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते वो केवल एक व्यक्ति की डेवलपमेंट ही नहीं करता, बल्कि संस्था में वो सभी व्यक्ति की डेवलपमेंट करता है। इससे मोस्टली पर्सन को डिसीजन लेने की पावर आ जाती है और जिससे हमारी संस्था की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसके 4 पॉइंट करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। देखिए, अभी वैसे हमारी बुक में यहाँ पर ओनली डिसेंट्रलाइजेशन गिवन है, लेकिन हमारे पास इससे रिलेटेड 2 वर्ड्स आते हैं। एक आता है सेंट्रलाइजेशन और एक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्टली आता है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीयकरण और डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है पावर ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड, कि अगर हमारी अथॉरिटी केवल हमारी संस्था के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में है, उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर उस अथॉरिटी को हम पूरे डिपार्टमेंट को ही दे दें, जैसे कि हमने परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि आप अपने नीचे एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हो, अगर ये अथॉरिटी हम सभी डिपार्टमेंट को दे दें, परचेज डिपार्टमेंट को भी दे दें, सेल डिपार्टमेंट को भी दे दें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे दें, तो इस तरीके से इससे विस्तार हो जाएगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिकल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था में ही इसका विस्तार कर देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि अथॉरिटी केवल हमारी फ्यू हैंड्स में ही होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी हमारी बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर क्या है। देखिए, डेलीगेशन में हमने केवल कुछ ही लोगों में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा है, ये एक्सपेंडेड वर्जन है। जब हम इसका आगे डिफरेंस करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारा नैरो होता है और ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंडेड वर्जन है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। इससे हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हमारे नीचे काम करते हैं उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड कम हो जाता है और इसका मतलब होता है पूरी संस्था में ही उस प्रक्रिया को अपनाना। उसके बाद है, इन दिस डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। तो हम इसमें उन एम्प्लॉयज को ये डिसीजन लेने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं जो इसको लागू करते थे। तो अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। इसमें हमने क्या किया? अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर दिया। वो पर्सन ही अब उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही आगे ये सारे काम करवाएगा। देखिए, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करें, ये भी कुछ हद तक हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह की है कि इसमें हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी पावर अपने जब नीचे वाले पर्सन्स को प्रोवाइड करवा दी तो हम मतलब वो बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी काम के लिए, और हमारे एम्प्लॉयज जो टॉप लेवल के पर्सन है वो सही काम ही कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। हमारे जब लोअर लेवल को हम अथॉरिटी दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, इससे उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में काम करने के लिए उनका टैलेंट उभर कर आएगा, वो परिस्थितियों में काम करना सीखेंगे। इससे हमारी संस्था में बहुत अधिक मैनेजर, अच्छे जो काम करने वाले पर्सन हैं, उन सब की एफिशिएंसी है वो सब डेवलप हो जाएगी। डेवलप इनिशिएटिव होता है पहल क्षमता। जब हम उनको ये काम देंगे तो उनके अंदर अथॉरिटी को लेकर काम करने की, कुछ नया करने की, समथिंग डू न्यू, कुछ नया करने की क्षमता आएगी और इससे उनके अंदर इनिशिएटिव की भावना जागृत होगी। फोर्थ इज द रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। देखिए, अब हमने अगर सारी संस्था में ही परचेज, प्रोडक्शन, सेल सभी में ही उस काम को प्रोवाइड कर दिया तो हमारे टॉप लेवल का वर्कलोड काफी कम हो जाता है और इस तरीके से उनको काफी रिलीफ मिल जाता है।
तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और बनता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है, ये आप खुद करेंगे। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारी क्या थी, इसमें हमने केवल कुछ ही अथॉरिटी को डेलीगेट किया था, इसमें हमने ज्यादा अथॉरिटीज को डेलीगेट किया था। ये नैरो सेंस थी, ये हमारी ब्रॉडर सेंस थी। इसमें कम फ्रीडम मिली हुई थी, इसमें अधिक फ्रीडम मिली हुई थी। इसमें हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हमारा होता था कि काम का बंटवारा हो जाता था। इसमें पॉलिसीज जो हमारी बनती हैं, फ्रेम की जाती हैं ऑफिशियल के हायर ऑफिशियल के द्वारा, ये सब उनका परिणाम होता है। इससे हमारे ऑफिसर का वर्कलोड कम होता है और इससे हमारी पूरी संस्था में अथॉरिटी एक्सपेंडेड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के मेन जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट्स एलिमेंट, इट्स प्रोसेस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज आप ये लिखेंगे और इसके अपने नोट प्रिपेयर करेंगे। ओके।